वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास राजावत आपके अपने चैनल लीगल गाइड 360 पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 31 तक कंप्लीट कर लिया था और एडमिशन और कन्फेशन का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। 31 के अंदर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था, जैसा कि आपको याद होगा कि एडमिशंस नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉपल, तो हमने स्टॉपल भी पढ़ लिया था कि स्टॉपल क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ समझ लिया था, ये सारी चीजें समझ ली थी। उससे आगे की कहानी वो हमें आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है और समझनी है। तो आज क्या है, एक नए लेक्चर की शुरुआत होगी, एक नए पार्ट की शुरुआत होगी, तो आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है और समझने की और सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं अगेन एंड अगेन, मेंस और प्री के लिए अगेन एंड अगेन इससे क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं। इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो होती है स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। उन व्यक्तियों की स्टेटमेंट्स जिनको अभी मान लो आज जरूरत है तो आज एज अ विटनेस नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट की गई हैं जिनको आज बुलाना पॉसिबल नहीं, मतलब आज कोर्ट में हियरिंग है, आज जरूरत है उसकी, तो आज उनको बुलाना क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, बुलाया ही नहीं जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन से हम सेक्शन 32 आज हम पढ़ रहे हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन से जानी जाती है मृत्युकालिक कथन। ठीक है, इसको हम 32 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं और जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी और आगे के आने वाले लेक्चर्स में भी इसी तरह से पढ़ते आए हैं कि क्या नया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आपके, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून तो बन चुका है, लागू नहीं हुआ है, जैसा कि आप सभी को विदित है पहले से, तो किसी ना किसी दिन तो इसको लागू होना ही है आपके ऊपर और उस दिन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपको पहले से कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं कि कितना चेंजेस हुआ है। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन आपने 32 रट रखी थी ना, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर वो सेक्शन 26 हो जाएगी। बाकी कंटेंट चेंज नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत चीजें चेंज करी हैं उन्होंने, कुछ चीजें रिमूव करी हैं, जो जैसे सब हेडिंग्स लिखी थी उनको हटा दिया, कुछ पॉइंटर्स ऐड कर दिए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट डिट्टो जैसा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर था वैसा ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर है। तो मैंने समझा दिया आज हम किसकी बात करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्री और मेंस ओरिएंटेड के हिसाब से क्लासेस चल रही है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, बिल्कुल सिर्फ आपको इसको देखना और अगर आपको फायदा कर रहा है तो उसको कंटिन्यू वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की और समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने कहा था, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, जो सेक्शन 32 है वो इसी की बात करती है। ठीक, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। क्या है डाइंग डिक्लेरेशन, कौन दे सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, किसके सामने होनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। डाइंग डिक्लेरेशन तो ठीक है, पर डाइंग डिक्लेरेशन है क्या, कब माना जाएगा कि कोई स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है ना, किसके सामने देनी होगी इसको, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बात है। अगर किसके सामने नहीं दें तो इसकी रेलिवेंसी कम हो जाएगी। तो इन सारे सवालों का ही जवाब आज हम इस लेक्चर के अंदर आपको देने वाले हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, सेक्शन 32 के अंदर है। तो पहला प्री का क्वेश्चन आपका यही से बनता है कि डाइंग डिक्लेरेशन डिफाइन अंडर सेक्शन दैट इज 32। बात अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के करते हैं तो 26 के अंदर। तो ये कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड ईटीसी इज रेलिवेंट। ये कहता हूं स्टेटमेंट जो रेलिवेंट फैक्ट के लिए किसी पर्सन के द्वारा की गई है ना, वो रेलिवेंट हो जाएंगी कब? जो व्यक्ति है वो या तो मर गया है ना, या उसे ढूंढा नहीं जा सकता। ठीक, पहली बात तो हमने ये समझ ली। मैं आपको बहुत शांति से समझाऊंगा और बिल्कुल समझाऊंगा, अभी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं ना। तो ये वो दशाओं की बात कर रहे हैं जिनमें की स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी एज अ सेक्शन 32। जो व्यक्ति क्या है, या तो मर चुके हैं या उनको ढूंढा नहीं जा सकता, या इसके अलावा कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से उनकी स्टेटमेंट नहीं ली जा सकती है ना। जो इसकी हेडिंग जो मेन थी मैंने आपको वही बताई थी कि स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, मतलब उनको बुलाया नहीं जा सकता एज अ विटनेस, है ना। तो सेक्शन 32 पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल और रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन। ठीक है, तो पहली बात तो सबसे पहले याद रखो कि 32 के लिए रिक्वायरमेंट पहली बात क्या है, स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट वो रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकता है। तो एक तो प्री का क्वेश्चन आपका यहां से आया कि अंडर सेक्शन 32 जो स्टेटमेंट होगी वो सिर्फ वर्बली होंगी ओनली या रिटन में होंगी। तो दोनों बात वर्बल भी हो सकती है और रिटन में हो जाएगी, और वो सीधी किससे जुड़ी होगी, रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ी होगी, किसी पर्सन के द्वारा बनाई गई होगी, है ना, रेलिवेंट फैक्ट के लिए। अब इसमें 4 चीजें आपको याद रखनी है ना। कौन होंगे वो पर्सन जिनके द्वारा ये बनाई गई होंगी, चाहे वो तो रिटन फॉर्म में बनाई गई हो चाहे वर्बल फॉर्म में। कब कहा जाएगा इसको 32 के अंदर, हु इज डेड। पहली बात इसको याद रखना, जो मर गया है। अब जो व्यक्ति मर गया है आप उसको बुला सकते हो क्या एज अ विटनेस? बुला सकते हो, आपसे गवाही करवा सकते हो? बताओ। वो मजाक वाली बात है कि भगवान के घर से कैसे आके कोई गवाही देगा कि हाँ ये वाला हमने गवाही, ये वाले हमने अपने स्टेटमेंट दी थी और इसमें ये बात सही है, हो ही नहीं सकता। हु कैन नॉट बी फाउंड, दूसरी बात। पहली बात तो वो मर गया, दूसरी बात है भैया वो खो ही गया है, ढूंढा ही नहीं जा सकता, कहाँ है? कैसे बुलाओगे किसी आदमी जिसका आता ही पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया, जिंदा है भी या नहीं है, ऐसी ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कैसे बुलाओगे आप? उसको भी भाई साहब एज अ विटनेस नहीं बुला सकते आप। और हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, है ना। तीसरी बात क्या है, ऐसा व्यक्ति जो इनकेपेबल हो गया है। मान लो जब स्टेटमेंट दी थी तब तो सही था, पर आज इनकेपेबल हो गया है। इनकेपेबल कैसे भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो जाए, मान ली स्टेट ऑफ माइंड उसकी ऐसी नहीं आज की डेट में, पागलपन की उसे पागलपन आया, उसे कुछ याद ही नहीं रहता है, कुछ पता ही नहीं है उसे, है ना। हो सकता है उसको ना सुनाई देता हो ना दिखाई देता हो, इतनी एज हो गई है उसकी। तो अब वो भाई साहब कैसे बताएगा इस चीज को, कैसे उसकी गवाही आप सिक्योर करोगे, है ना। तो तीसरी बात तो ये हुई, है ना। चौथी बात, और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, है ना। अब ऐसी पोजीशन है भाई साहब कि कोई व्यक्ति जो है उसकी अटेंडेंस क्या कर सके, प्रोक्योर्ड ही नहीं कराई जा सकती, प्रोक्योर ही नहीं कराई जा सकती, है ना। उसको मतलब बुलाया ही नहीं जा सकता। अगर उसको बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा और बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भाई साहब उसकी गवाही नहीं कर सकते आप, है ना। कि जिसके लिए भाई साहब गवाही करानी हो, पता चले इतना ज्यादा डिले हो जाए कि तब तक तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाए, ये बहुत ज्यादा खर्चा आ जाए, इतना खर्चा बियर ही ना किया जा सके। तो 4 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, जो 32 के अंदर आएगा, एक तो वो व्यक्ति मर गया हो, दूसरा व्यक्ति खो गया हो, तीसरा व्यक्ति वो
इनकेपेबल हो गया वो गिविंग एविडेंस देने के लिए, है ना, इस पोजीशन में नहीं कि वो एविडेंस दे सके। चौथी बात कि भाई साहब उसकी जो अटेंडेंस है वो प्रोक्योर ही ना कराई जा सके, जस्ट बिकॉज क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा आ जाएगा, इतना ज्यादा डिले हो जाएगा, है ना। तो ये वाली बात, तो भाई साहब डाइंग डिक्लेरेशन क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी, है ना, जो कि 32 के अंदर रेलिवेंट होगी अगर जो रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड बनाई गई उन पर्सन के द्वारा जिनको आज एज अ विटनेस नहीं बुलाया जा सकता। ये चीज आपको याद रखनी है हर चीज में, है ना। और उसकी क्यों नहीं बुलाया जा सकता, उसकी चार फॉर्म है, ये आपको याद रखनी। ये हर सेक्शन, इसकी जो सब क्लॉज अभी आएंगी, सब सेक्शंस इसके साथ आपको पढ़ना है। ये 4 सेक्शंस, या तो वो खो गया है, या तो वो मर गया है, या तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो एविडेंस दे सके, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या चौथी बात ये कि उसकी अटेंडेंस है वो कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस। डिले और एक्सपेंस का मतलब समझ रहे हो आप, जो मैंने बताया कि भाई साहब इतनी देरी हो जाएगी अगर उसको भाई साहब अगर प्रोक्योर करने किया ही नहीं जा सकता, और बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, है ना। तो 4 बातें, विच अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल आर देमसेल्फ रेलिवेंट फैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो वहां पे कोर्ट को स्वयं में लगे कि ये रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो 132 के अंदर वो क्या होंगी, डाइंग डिक्लेरेशन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ी जाएंगी। तो 32 बात हमारा यही करता है। आई होप आपको 32 समझ में आ गया, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वैसे अभी आगे सारे एग्जाम्पल देंगे, पर मैं एग्जाम्पल मान के चलो, सपोज एक मान के चलो कि कोई एग्जाम्पल करो किसी का रेप हुआ है, ब्रूटल रेप, है ना। अब वो हॉस्पिटल पहुंचा है, वो उसको मतलब ऐसी स्थिति है उसकी कि वो मरने वाला है, ठीक है। अब उस टाइम पे वो भाई साहब क्या करता है, अपने बयान दे जाता है और उसके बाद वो मर जाता है ना। तो पहली बात तो क्या थी, स्टेटमेंट थी, रिटर्न में स्टेटमेंट हो गई, हॉस्पिटल के अंदर रिटर्न में दे दी उसने स्टेटमेंट लिख के कि भैया ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने फलाने फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे ऐसे रेप करा और ऐसे ऐसे फिर उसने ये मेरे को इंजरी की, जिसकी वजह से मैं ऐसी हालत में मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी ये सब जो हुआ है इनकी वजह से हुआ है ना। अब वो लड़की मर गई, अब जब तब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी तब तक आप बुला नहीं सकते उसको, है ना। तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ी जाएगी। अब इस एग्जाम्पल के साथ आप देख लो, पहले स्टेटमेंट थी, दूसरी वो रिटर्न में भी थी, है ना, किसी पर्सन के द्वारा बनाई गई थी, चौथी बात क्या थी, वो मर गई थी, है ना। और बाकी तो आपको पता ही है कि कोर्ट भाई साहब क्या करेगा, स्वयं में वो रेलिवेंट फैक्ट बन रही है, रेलिवेंट बन रही है। तो ये हुई पहली बात। अब बात कर लेते हैं दूसरी बात। अब इसके बाद करते हैं सब क्लोजेस की बात, है ना। डाइंग डिक्लेरेशन के सब क्लोज, डाइंग डिक्लेरेशन मैंने बता दिया। सब क्लोज, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जब वो कारण कॉज ऑफ डेथ हो, जब इसका संबंध कॉज ऑफ डेथ से हो, मतलब मृत्यु का से कारण हो। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, इससे पहले एक चीज और बता दूं, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जो मैं ये पढ़ रहा हूं ना, ये नए लॉ के अंदर आपको हटा दिया इन्होंने। ये चीज आपको जो लिखा हुआ है ना हेडिंग्स, ये हटा दी है, आपको सिंपल ये लिखा हुआ मिलेगा जो नीचे है। बाकी ये चीज नए लॉ के अंदर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर हटा दी गई है, ठीक है। पर हम चूंकि पुराने लॉ के हिसाब से कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो मैं तो पूरा लिख के चलूंगा, है ना। तो इसका 32 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है, व्हेन इट्स रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, है ना, जब ये कारण क्या हो, इसका रिलेशन जो हो, रिलेट्स हो कॉज ऑफ डेथ से। When the statement is made by a person as to the cause of death or as to any of the circumstances of transaction which resulted in his death in cases in which the cause of that person death comes into question, है ना। अब कोई स्टेटमेंट बनाई गई पर्सन के द्वारा, क्या है कारण, क्या रहा उसका, कॉज ऑफ डेथ, है ना, उसका कारण कॉज ऑफ डेथ है। एज टू एनी ऑफ दी सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, या कोई भाई साहब ऐसी सर्कमस्टांस ट्रांजेक्शन मतलब होता है उसकी पार्ट का ही सेम ट्रांजेक्शन वाली बात होती है, उससे रिलेटेड मतलब कोई चीज ऐसी हुई है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है ना। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। हिंदी में इसको समव्यवहार बोलते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब उसके ही चलते जो चीजें हो गई हैं। विच रिजल्टेड इन हिज डेथ इन केसेस इन विच द
कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। अब उसकी जो डेथ है वो क्वेश्चन में आ गई है? सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट। चाहे तो वो जो ट्रांजेक्शन्स मैंने बताई, सम व्यवहार जो बताए मैंने, उसके चलते उसकी डेथ के ऊपर ऐसा क्वेश्चन है, या उसकी डेथ इस वजह से हुई है इसमें से, वो अभी क्वेश्चन है इसका डेथ का। अगर ऐसी चीज है तो ऐसी स्टेटमेंट अगर कोई दे गया है ना, और उसकी डेथ हो गई है, मैंने बताई थी आपको कि डेथ तो कंपलसरी है, वो 4 कॉलम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो डेथ हो गई हो, या खोगा हो, या तो डेथ हो गई हो, या वो खो गया हो, या एविडेंस देने की कंडीशन में नहीं हो, है ना, इनकेपेबल हो गया हो, या चौथी कंडीशन मैंने वही बताई थी कि उसकी अटेंडेंस पर क्यों ना की जा सके, है ना, जस्ट बिकॉज डिले और उसकी वजह से, है ना। सच तो इन्होंने यही वाली बात बताई कि या तो उसके समव्यवहार के चलते या किसी कारण से उसकी मौत जो हुई है, और ऐसा क्वेश्चन है उसकी मौत का, तो ऐसी स्टेटमेंट अगर कोई दिए गया व्यक्ति जो पर्सन, तो सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ये वाली बात, एक चीज और समझ लो, इसमें क्वेश्चन वाली बात तो आ गई, पर इसमें ये क्वेश्चन भी नहीं उठेगा भाई साहब कि वो भाई साहब जब उसने जो ये स्टेटमेंट ये बना रहा था, तब उसको ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है या नहीं है। भाई कई बार नहीं भी मरता आदमी को, लगता क्या मर रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस उठा के ये नहीं कह सकते कि भाई साहब डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। अगर उसकी मौत हो गई है और वो डाइंग डिक्लेरेशन दे गए, या किसी उस संव्यवहार के चलते अगर उसकी डेथ हो गई है, संव्यवहार के चलते कैसे, मान के चलो किसी को आपने रेप करा पहले, उसके बाद उसकी रॉड मार दी, अब उसका इलाज चला, अब इलाज के दौरान वो मर गई, तो ये ट्रांजेक्शन वाली बात होगी, संव्यवहार के चलते वो मर गई, या उसके ट्रॉमा की वजह से वो बीमार होकर मर गई, तो ये होता है ट्रांजेक्शन ऑफ डेथ, है ना। तो इसके लिए और ऐसा क्वेश्चन जो है मौत का उसके क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगी। डजंट मैटर कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ थी या नहीं थी। जो व्यक्ति जो है, जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट बना रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस, मतलब उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो मर जाएगा, थी या नहीं थी, ये कोई मायने नहीं रखती। वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द कोर्स ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चंस, है ना। तो भाई साहब उसकी क्वेश्चन जो डेथ है अगर वो हो गई है, डजंट मैटर कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी या नहीं थी। तो पहली बात क्या हुई, या तो उसकी डेथ का कारण है, किसी क्वेश्चन है उसकी डेथ का, तो किस वजह से हुआ है वो कारण है, या तो उसके संव्यवहार के चलते उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसी चीज रेलिवेंट हो जाएगी। डजंट मैटर कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ थी या नहीं थी, है ना। अब इसका इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, एक एग्जांपल पहले का, जैसे कि यह है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने क्वेश्चन ये है कि क्या ए का मर्डर किया था बी ने, बी के द्वारा ए का मर्डर किया है क्या, बी ने ए को मारा, ये क्वेश्चन है। और ए डाइज ऑफ इंजरीज रिसीव्ड, ए डाइज और इंजरी रिसीव्ड इन अ ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ विच सी वाज रेप्ड। जो एक के ऊपर जो इंजरीज रिसीव उसे हुई है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, द कोर्स ऑफ विच सी वाज रेप्ड, जब वो रेप किया जा रहा था। द क्वेश्चन इज वेदर सी वाज रेप्ड बाय बी। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या उसका रेप भी किया गया था बी के द्वारा, है। और द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज किल्ड बाय बी, क्या ए को मारा गया बी के द्वारा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट अ सूट would lie against B by A widows statement by A as to the clause or his or her death referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under consideration are relevant। ऐसा क्वेश्चन है, और ऐसी स्टेटमेंट जो बी है वो बना दे, जो ए है वो बना के चला जाता कि उसका रेप हुआ या वो मारा गया, है ना। इससे रिलेटेड अगर कोई वो स्टेटमेंट है तो फिर वो रेलिवेंट हो जाएगी। जो उसमें इंजरीज आई हैं ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, जो से इंजरी रिसीव हुई हैं, तो यही वाली बात है। जब ऐसी बात कोई है कि ए का जो मर्डर हुआ वो बी के द्वारा हुआ है, और वो भी
ये क्वेश्चन ये है क्या ये ने बी का मर्डर किया, ये क्वेश्चन ये है कि अगर रेप करके मर्डर किया है ना, कि बी को मारा है, तो भाई साहब यहाँ पे जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद वो मर जाती है ना, तो उस टाइम पे उसने स्टेटमेंट जो जो बताई है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ी जाएगी। और पढ़ी कब जाएगी, जब वो व्यक्ति मर गया। मरा नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको कि वो भी भाई साहब एज अ 32 तो यूज नहीं की जाएगी, वो अलग सेक्शन में यूज की जाएगी। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, मैं आपको भटकाना नहीं चाह रहा हूं, आगे मैंने उसको डाला हुआ है सेक्शन को और पूरा इलेबोरेट करा हुआ है। तो पहली कंडीशंस तो ये हो गई है ना, कारण डेथ रहा हो। दूसरी कंडीशन और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना, सपोज करो कि कोई व्यक्ति है उसने कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कोई स्टेटमेंट बनाई हो। अब इसको समझ लेते हैं पहले। तो कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, कोर्स ऑफ बिजनेस है समझ लो नया कारोबार का क्रम। अब ये बिजनेस व्यापार वाला बिजनेस नहीं है। जनरली जैसे लोग एक जनरली जो एक काम करने का तरीका होता है, नेचुरल प्रोसेस जो होता है, जैसे सपोज करो कि कोई वकील साहब हैं, जनरली केस की जो डिटेल्स है वो अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहते हैं, है ना। ऐसे ही मान के चलो कोई एक बनिया है, सपोज करो वो किसी के उधार खाता के लिए अपने बही खाता के अंदर उन सबकी एंट्रीज करता है ना। ऐसे ही सपोज करो कि किसी जगह पे एंट्रीज होती है किसी चीज को लेके और रेगुलरली नेचुरल प्रोसेस उसका होता है, तो उसी को बोलते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। तो कोई स्टेटमेंट मान के चलो कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाई गई हो तो वो भी रेलिवेंट होगी। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, पर इसके लिए भी कंडीशंस क्या रहेंगी, वही वाली कंडीशंस रहेंगी, या तो वो मर गया हो, या वो खो गया हो, या वो इनकेपेबल हो गया हो एविडेंस देने के लिए, या चौथा उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती ड्यू टू सम डिले और एक्सपेंसेस। चार कंडीशंस हैं कोर्स ऑफ बिजनेस, पर यहाँ पे भी चारों में से कुछ भी होता है और कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने कोई चीज ऐसी बनाई है तो वो रेलिवेंट हो जाएगी। अब मैं आपको सेक्शन पढ़ा देता हूं। व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना, साधारणता कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाई गई हो। अब कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, जनरली एक काम करने का तरीका। मान लो कोई सपोज करो एक पायलट है, पायलट अपनी एंट्री करता है सारी चीजों की, है ना। ऐसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का अपना जनरल एक एंट्री करना है, जैसे पोस्टमार्टम करता है तो सबकी एंट्रीज करता है, ये क्या जनरल प्रोसेस है, तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस कहेंगे इसको, है ना। एंड इन पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री और मेमोरेंडम, एनी एंट्री, है ना, और मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन बुक्स केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। वो बुक्स के अंदर जो भी उसकी डायरी है कुछ भी है उसमें एंट्री करता है या मेमोरेंडम बनाता है कोई, है ना। साधारणता कोर्स ऑफ बिजनेस में, कोर्स ऑफ बिजनेस बता ही दिया मैंने आपको, व्यापार का अनुक्रम। दूसरी बात, और इन दी डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, है ना। तो जब वो मान के चलो डिस्चार्ज होता है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज, तो उस टाइम एंट्री जो करती होती वो चीजें हो गई। और ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट रिटन और साइंड बाय हिम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मनी, गुड्स, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, है ना। और कोई ऐसे रिटर्न में कुछ करता है, साइन करता है, या कोई रिसिप्ट ऑफ मनी हो गई, उससे रिलेटेड कुछ करता है, गुड्स हो गए, सिक्योरिटी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इससे रिलेटेड कोई मान लो कोर्स ऑफ बिजनेस करता है। और ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूज इन कॉमर्स रिटन और साइन बाई हिम, है ना। कोई कॉमर्शियल पर्पज से यूज कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट, है ना, कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान वो साइन करे जा रहे हैं उसके द्वारा। और ऑफ द डेट ऑफ अ लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड रिटन और साइन बाई, इनमें यूजुअली डेट है जो साइन करे गए हैं, कोई और लेटर हो गए, चिट्ठी वगैरह जो भी है, ऐसी चीजें हो कोई, है ना, वो बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करी गई हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस का नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए जो होता है ना। तो इस चीज को हमने क्या समझा कि कोर्स ऑफ बिजनेस, और कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीज करी गई है, चाहे वो किसी लेटर में एंट्री करी गई हो, या किसी डायरी में एंट्री करी गई हो, या कोई बिजनेस पर्पज से एंट्री करी गई हो, या एक्नॉलेज के लिए हो, कोई मनी से रिलेटेड कुछ भी हो, सिक्योरिटीज हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब कुछ भी हो जिसके लिए जनरली एक प्रोसेस होता है। मान लो आप कहीं से बिल बनवाते हो तो जनरली एक नोटरी वाले होते हैं, वो एंट्री करते हैं रजिस्टर के अंदर, है ना। तो ये सेम उसी सारी चीजों को कवर कर रहा है। तो कोर्स ऑफ बिजनेस एक वो प्रोसेस हो गया जिसको नेचुरली करा जाता है, किसी काम को करने का एक प्रोसेस, है ना। तो वो एंट्रीज, अब सपोज करो कि चलो इसी का इलस्ट्रेशन समझा देता हूं मैं। द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ
डेट ऑफ एज बर्थ एंड एंट्री इन द डायरी ऑफ अ डिकीज सर्जन, है ना, regularly kept in the course of business, stating that on a given day he attended his mother and delivered her of a son is a relevant fact, है ना। क्वेश्चन ये है कि ए की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये क्वेश्चन है। अब क्या है, जो भाई साहब ये जो एक सर्जन थे जिनके यहाँ इस लड़के का जिसका जन्म हुआ था, ये सर्जन ने जिसकी डिलीवरी कराई थी जिस बच्चे का, उन्होंने क्या करा हुआ था, अपनी एक जो डायरी थी ना, एंट्री डायरी, उसमें एंट्री करी हुई थी कैसे ऐसे फीमेल महिला है जो इस टाइम पे आई, फिर मैंने इसके रेगुलर चेकअप करे और ये जनरली इसकी डिलीवरी कराई, उससे ये बेटा पैदा हुआ। तो ये फैक्ट जो है ना, अब जो डिकीज सर्जन साहब है जिंदा तो है नहीं, तो देखो कंडीशन फुलफिल हो गई तो रेलिवेंट हो जाएगी, है ना। कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात तो ये हो गई, तो इस तरह से रेलिवेंट हो जाएगी। अब ऐसे सिंपल समझ लो, मान के चलो सपोज करो किसी लेडी का, मान के चलो आप मेडिकल कर रहे हो पर आज जिंदा नहीं हो, पर ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ बिजनेस आपने क्या करी हुई, एंट्रीज करी हुई है उसके अंदर, है ना, क्या करी हुई, एंट्रीज करी हुई है। डजंट मैटर आप जिंदा नहीं हो तब भी आपने जो चीजें वो बताई है ना किसी चीज के लिए, वो रेलिवेंट हो जाती है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इन द मोड ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। और इसके लिए कंडीशन 4 ही चाहिए, या तो वो खो गया हो, मैंने एक चीज तो आप बिल्कुल समझ ही लो कि स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, इनको एज अ विटनेस नहीं कॉल किया जा सकता। तो क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 कंडीशन है, या तो मर गया हो, या खो गया हो, या इनकेपेबल हो गया हो, या उसकी अटेंडेंस पर क्योर नहीं की जा सकती ड्यू टू सम रीजन जो मैंने दिए हैं, डिले और एक्सपेंस, है ना। इन 4 चीजों को तो आप हर चीज में यूज ही करना है, इस सेक्शन के बाद उन 4 चीजों को लगाना ही है। तो इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से। अब जैसे और एग्जांपल दे दूं, मान के चलो कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ना, तो अब उसके अंदर सपोज करो कि कभी एक नोटरी वाला पेपर है, मान के चलो वो जनरली उन्होंने एंट्री कर रखी है ना, तो उसे क्या कहेंगे आप, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसी मान के चलो एक शिप है, क्वेश्चन ये हुआ है, सपोज करो कि ये हादसा हुआ है, अब जो भाई साहब उसके कारण चल रहा, पर जिसने ये है जो व्यक्ति ये चीजों के कोर्स ऑफ बिजनेस में एंट्रीज करता था, जो उसका नाविक था, जो उसको ले जाता था कि किस दिशा में किसने ये डिग्री ले जा रहे हैं, वो सब लिखता था अपनी एक डायरी में, तो उसका वो सारी चीजें लिखनी है ना कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप कोर्स ऑफ बिजनेस कितना बड़ा स्कोप है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जनरली हम केवल मृत्यु से समझते हैं कि एक व्यक्ति है जो मरते वक्त अपनी एक दे रहा था, वो नहीं है। ये कोर्स ऑफ बिजनेस उसने पहले भी कराया हो, है ना, तो उसमें बाद में जरूरत पड़ी पर उस टाइम पे वो जिंदा नहीं है, तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज हो जाएगी। सेकंड होगी, थर्ड इसकी बात है और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, है ना। अब ये वाली बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो व्यक्ति जो बना रहा है उसी के अगेंस्ट जा रही हो, इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो, उसके अगेंस्ट हो। जैसे व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। इसकी पेक्यूनरी मतलब पैसों से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट हो जो उसके अगेंस्ट ही जा रहा हो, और व्हेन इफ ट्रू it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages, है ना। अगर ये बात सच हो जाए ना तो वो भाई साहब क्या हो जाएंगे, या तो एक्सपोज हो जाएंगे या हो गए हैं, है ना, किसके लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए या सूट फॉर डैमेजेस के लिए। मान लो कि किसी ने स्टेटमेंट बनाई है ना, और अगर वो स्टेटमेंट सत्य है, वो अगर भाई साहब उनके अगेंस्ट ऐसी कंडीशन में वो स्टेटमेंट बनाई कि भाई अगर उनका अगर यूज किया जाए, अगर वो एक्सपोज किए जाए तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है उनके अगेंस्ट, और सूट फॉर डैमेजेस भी डाला जा सकता है ना। बनाई किसके लिए थी, पेक्यूनरी और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के लिए किसी ने बनाई है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ए और बी ने क्या लीगली शादी की है, ये क्वेश्चन उठा है ना। द स्टेटमेंट ऑफ डिकीज कैरियन मैन, ये इसका मतलब होता है पादरी या पंडित मान लो, है ना, वैसे पादरी मतलब होता है इसका, दैट
ही मेरिट देन अंडर सच circumstances दैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम इज रेलिवेंट, है ना। तो जो पादरी थे उन्होंने शादी उनकी कराई जो एक्चुअल में इलीगल तरीके से करवाई थी शादी, एक्चुअल में वो क्राइम था। तो अगर आज जिंदा होते तो उनके अगेंस्ट क्या होता, सूट, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती थी, है ना। पर वो आज तो जिंदा है नहीं, तो शादी जो उनकी कराई थी लीगली है कि नहीं है, तो ये जो पादरी साहब है ना, इनकी स्टेटमेंट है ये रेलिवेंट हो, डजंट मैटर कि इनके अगेंस्ट ही यूज हो रही है और इनके अगेंस्ट केस भी चल सकता है ना, समझो उस चीज को। तीसरी बात जो हमारा कह रहा है, और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, जिसने बनाई है उसकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हो, है ना। व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, है ना, पैसों से रिलेटेड हो या संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड हो, जिसने बनाई है उसकी उसी के अगेंस्ट जा रही हो। अब इसने भाई साहब शादी तो कराई, पर ऐसी जगह कराई, ऐसी जगह इस तरीके से कराई कि जो लीगली है ही नहीं, पर एक्चुअल में ये भाई साहब करवा के मर गए, पर आज क्वेश्चन ये उठा कि ए और बी की शादी लीगली है, तो इसकी जो स्टेटमेंट होगी ना इसने करवाई है, जो जनरली इसने जो स्टेटमेंट इसकी होगी, जिस तरह से वो प्रोसेस कराएगा, वो जो चीज है स्टेटमेंट वो रेलिवेंट हो जाएगी। ये तो था सब क्लॉज थर्ड। अब सब क्लॉज 4 की बात करते हैं। और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर, है ना। मान के चलो कोई ओपिनियन दी जाती है ना, किसके लिए, पब्लिक राइट के लिए, पब्लिक कस्टम्स के लिए, और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, मतलब जनरल इंटरेस्ट का कोई मैटर है ना, सामान्य कोई इंटरेस्ट है उसमें, या पब्लिक की कोई राइट की बात है, या पब्लिक की कोई कस्टम्स की बात है, इसके रिगार्डिंग कोई अगर मान के चलो कोई ओपिनियन दी गई है ना, और जिसने ओपिनियन दी है वो आज जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है तो खो गया है, ये तो खो गया नहीं है तो फिर भाई तो ऐसी कंडीशन में है कि वो एविडेंस देने की कंडीशन में नहीं, कैपेबल नहीं है वो, या फिर उसकी जो अटेंडेंस है जो प्रोक्योर नहीं की जा सकती। 4 ही बात है मैंने कहा। अब ऐसे व्यक्ति ने मान लो ओपिनियन दिया, ये 4 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी ये सेक्शन लाई करेगी। जितनी भी मैंने अभी इससे पहले भी पढ़ाई है, ये 4 कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होंगी ना तब तक तो ये लाई करेगी नहीं, तब तक तो ये सेक्शन यूज ही नहीं कर सकते आप 32, है ना। तो व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन, मान लो कोई स्टेटमेंट है और उसमें ओपिनियन दी गई है किसी पर्सन के द्वारा, किसके लिए, एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, मतलब कि कोई जो पब्लिक राइट है वो क्या है, अस्तित्व में रखता है, उसका अस्तित्व है, या किसी कस्टम का अस्तित्व है, या किसी मैटर ऑफ पब्लिक, है ना, कोई पब्लिक का मैटर है उसका अस्तित्व है, या जनरल इंटरेस्ट है कोई उसका अस्तित्व, of the existence of which if it is existent he would have been likely to aware। पर ये जो वाली बात जिसने ओपिनियन दी है ना वो उस व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए कंडीशन से जो अवेयर हो, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी राह चलता आदमी बता दे कुछ। यार जो आप मान के चलो किसी पब्लिक राइट के बारे में बता रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए उस चीज के बारे में, पब्लिक राइट होता क्या है। कोई बंदा ऐसा तो हो कैपेबल जो पब्लिक राइट के बारे में बताने वाला, उसकी ओपिनियन तो समझ में आती है ना। अब इसका मतलब यही है कि मतलब वो बंदा कोई कैपेबल पर्सन होना चाहिए। मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट भाई जिसको पता होगा वही बता सकता है ना, तो ये वही वाली बात है, वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर, वो उससे ना जागरूक होना चाहिए। एंड व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर एनी कंट्रोवर्सी एज टू सच राइट कस्टम और मैटर हैड अराइजन। अब जो तीसरी बात इसमें निकल के आई कि ये जो ओपिनियन दी गई है ना वो कंट्रोवर्सी जब आई है ना कि राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये पहले की होनी चाहिए। मान लो आज क्वेश्चन आया तो आज क्वेश्चन के बाद की नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन से पहले की। तो तीसरी बात ये तो मैंने बता दी कि भाई कोई ऐसी ओपिनियन आई है जो पब्लिक राइट के लिए है या कस्टम्स के लिए। कस्टम आपको पता ही है रीति रिवाज वगैरह होते हैं, जनरल इंटरेस्ट है मतलब सामान्य पब्लिक का कोई हित है उसके रिगार्डिंग पर ऐसी जो ओपिनियन जो पर्सन ने स्टेटमेंट दी है वो ऐसे से दी नहीं जो अवेयर हो, जो जानकार हो इस चीज का, है ना। और तीसरी बात ये कि जो ये ओपिनियंस दी गई है ना, ये जो आज हमारा जो ये कंट्रोवर्सी जो हुई है जिस क्वेश्चन को लेकर कि राइट है या नहीं, एग्जिस्टेंस है या नहीं, कोई कस्टम एग्जिस्टेंस में है या नहीं, ये पहले का होना चाहिए, कंट्रोवर्सी के बाद का नहीं, कंट्रोवर्सी से पहले का, तभी रेलिवेंट होगा इस सेक्शन के अंदर। और कंडीशंस मैंने आपको बताई थी जो बाद में आपको जोड़नी है।
जो ये पर्सन जो दे रहा है ना, इसकी भाई साहब चार चीजें तो फुलफिल होनी चाहिए, चार में से एक चीज, या तो भाई साहब मर गया है, या तो खो गया है, या फिर वो ऐसी कंडीशन में नहीं है, कैपेबल हो गया है, या चौथी मैंने बताई थी उसकी प्रोक्योर नहीं कराई जा सकती अटेंडेंस। और कंट्रोल आगे सीधा सा कहा जाए कि पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, वो एज अ विटनेस बुलाया ना जा सके, है ना, तभी ये सेक्शन अलाउ होगी। अब चलो इसका एग्जांपल समझाते हैं। जैसे द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन रोड इज अ पब्लिक वे, ए स्टेटमेंट बाई ए a deceased headman of the village that the road was public is irrelevant, है ना। क्वेश्चन ये है कि जो ये रोड है, जो ये रोड है, मान लो कोई भी रोड मान लो, तो क्या ये पब्लिक वे था? तो यहाँ पे मान के चलो कि स्टेटमेंट ए ने बनाई थी, है ना, और ए क्या था, वो गांव का हेडमैन था, मान लो प्रधान था, सरपंच था कोई, है ना, मुखिया था। तो उसने भाई साहब स्टेटमेंट बनाई है कि जो रोड है ना वो पब्लिक प्लेस था, तो उसकी ये स्टेटमेंट है एज अ डाइन डिक्लेरेशन 32 के अंदर यूज की जा सकती है ना। पर ये फोर्थ इसमें पैरा में आएगी, ओपिनियन में आएगी कि उसकी ऐसी ओपिनियन है। ऐसी आप सिंपल समझ लो, मान लो कोई कस्टम्स है कि यहाँ पूजा होती थी या नहीं होती थी, तो मान के चलो कोई कि वो बहुत बड़ा पुराना कोई पंडित है ना, और उसने जनरली अपनी किसी उसमें स्टेटमेंट बनाई हो कभी, और उसकी ऐसी स्टेटमेंट है कि भाई साहब ये पंडित यहाँ पे मंदिर ऐसा था, तो भाई साहब उसको भी एज अ डाइन डिक्लेरेशन हम यूज कर सकते हैं, है ना। बाकी तो मैं आगे बताऊंगा कि डाइन डिक्लेरेशंस का मतलब कितना इफेक्ट रहता है, क्या इसके बेस पे ही टोटल क्या कन्वेक्शन हो सकती है, क्या सिर्फ इसी को बेस बना के कन्वेक्शन की जा सकती है। ये सारे तो क्वेश्चंस मैं आपको आगे अभी बताऊंगा ही बताऊंगा, आप सिर्फ अभी ये समझो, है ना। तो ओपिनियन भी हो गई, कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, इंटरेस्ट अगेंस्ट हो उसके वो हो गया, कॉज ऑफ डेथ वाली बात हो गई, चार चीजें हो गई। और चारों में कॉमन चीज मैंने जो आपको बताई कि चारों में ये चीज होनी चाहिए कि उसकी अटेंडेंस है ना वो सिक्योर नहीं हो पा रही है, क्योंकि या तो वो मर गया है, उसको बुलाया ही नहीं जा सकता फिटनेस की तरह। जो चार बातें मैं जो आपको रिपीटेडली बराबर एक एक, एक करके बता रहा हूँ, वो चारों चीजें कॉमन रहेंगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है नातेदारी, है ना। अब कोई ऐसी स्टेटमेंट जो भाई साहब नातेदारी से का अस्तित्व रखती हो, है ना। व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, मतलब किसी भी नातेदारी की एग्जिस्टेंस दिखाती हो, है ना, उससे संबंधित हो, ऐसी स्टेटमेंट बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन, तीन चीजें याद रखनी है ना। तो रिलेशनशिप वो कैसे बताता है, या तो बाय ब्लड के बताता हो या बाय मैरिज बता रहा हो, है ना। और एडॉप्शन में तो दंतक ग्रहण के द्वारा करा था। तीन ही चीजों की तरह कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस दिखाती हो, है ना। पर मैंने वो चीज बताई है कि भाई सब ये चीज लागू जब भी होगी जब जो व्यक्ति है वो क्या हो, या तो डेथ कर गया हो, या खो गया हो, या इनकेपेबल हो गिविंग एविडेंस, है ना, देने के, या चौथी कंडीशन जो मैंने बताई उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती बाई ड्यू टू सम, जो मैंने बताया था, डिले और एक्सपेंसेस, है ना। Between person as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, है ना। ये वर्ड बहुत अच्छा, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। तो जो ये स्टेटमेंट बनाई गई है ना, वो उसकी या तो वो ब्लड रिलेशन में हो, या वो मैरिज की रिलेशन या एडॉप्शन के रिलेशन में, तो भाई साहब वो उसको स्पेशल मीन्स उसके बारे में चीज पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, उसको ये पूरी प्रॉपर नॉलेज उसकी होनी चाहिए। अब वो चाहे भाई ब्लड हो, या भाई मैरिज हो, या भाई एडॉप्शन हो, तो किसी न किसी तरीके से इन तीनों चीजों से वो जुड़ा होना चाहिए, इन चीजों से, है ना। एंड व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड, तो तीसरी बात जो ये उनके अंदर बता रहे, पर ये जो सब ये 5 जो है ये सब क्लॉज, ये तभी यूज में आएगा कि जो डिस्प्यूट है ना, ये क्वेश्चन जो उठा है कि भाई साहब ये रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस करता है या नहीं करता है, ये डिस्प्यूट से पहले का होना चाहिए, है ना। चलो इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डेड वाज द फादर ऑफ बी, ए जो मर गया है क्या बी का पिता है, क्वेश्चन ये है।
तो एक ही स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाई ए है ना, एक स्टेटमेंट बनाई ए के द्वारा, द बी वाज हिज सन इज रेलिवेंट है। तो सपोज करो कि ए ने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट बनाई हो कि बी जो है मेरा पुत्र है ना, तो ये क्या बात होगी, ब्लड वाली बात हो गई है ना, ब्लड वाली उसने दिखाई कि भाई ये पुत्र है मेरा, तो ब्लड के थ्रू हो गई। ऐसे वो मान के चलो मैरिज वाली बात कोई बताए कि इससे कभी शादी की थी, कभी ऐसे अडॉप्शन करा था, तो ये चीज रेलिवेंट हो जाएगी है ना। भाई वो कह गया कि भाई साहब बी जो है मेरा सन है, मान लो ऐसी चीज कभी किसी ने कहा, जिसका बेटा होगा तो उसी को तो सन बताएगा अपना। अब आज वो मर गया भाई साहब, आज तो उसका कर नहीं पाएंगे, पर ये क्वेश्चन उठा के भाई साहब ये बेटा है इनका या नहीं है, मान के चलो हो सकता है किसी पेपर में नाम ना हो किसी व्यक्ति का, तो वो क्या करेगा, उसके फादर ने कहीं मान के चलो यहाँ लिखा हो इस तरह से, तो स्टेटमेंट बनाई हो कभी, तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी। कौन से, सब क्लॉज 5 में। पर मैंने आपको बताई है वो 4 चीजें कि वो मर गया हो या खो गया हो तभी तो रेलिवेंट होगी, अदरवाइज तो क्या रेलिवेंट ही, वो तो आदमी आगे खुद ही कह देगा है ना। तो ये हो गई 5 क्लॉज। अब 6 देख लेते हैं, और इज मेड इन बिल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स है ना। अब फैमिली अफेयर के लिए मान लो बिल और डीड से रिलेटेड कोई मान लो स्टेटमेंट बनाई गई है फैमिली के उसमें भरे के लिए है ना, फैमिली के उसके भलाई के लिए, फैमिली अफेयर्स के लिए है ना। व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप है ना, तो ये सेम इससे पहले जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप दिखा रहा हो है ना, बाई ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन बिटवीन पर्सन डिकीज, इसमें वर्ड यूज हुआ है पर्सन्स है ना। तो जो डिकीज पर्सन है उनके बीच रिलेशन, मान लो बिल बनाई थी, अब 2 लोग हैं, दोनों लोग मर गए, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि उन्होंने इसके दी उसके दी, इन्होंने इनके नाम करी, इनके इन्होंने नाम करी है ना, तो बाई ब्लड और बाई मैरिज बाई एडॉप्शन अगर ऐसी चीज है तो वो रेलिवेंट होगी। एंड इज मेड इन एनी बिल और डीड रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द फैमिली टू विच एनी सच डिकीज पर्सन बिलोंग और इन एनी फैमिली degrees or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statement are usually made, and when such statement was made before the question dispute was raised। पर तीसरी कंडीशन सेम उसी की तरह है कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन जो रेज हुआ है ना, जो डिस्प्यूट वाज रेज हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन पहले से होना चाहिए, बाद में नहीं है ना। कि भाई साहब उन्होंने किसी बिल के अंदर ये चीज बात करी है ना, और क्वेश्चंस क्या है उनकी बिल से पहले का है, तो भी नहीं होगा। अब बिल करके चले गए, वो अब है ही नहीं है ना, तो पहले का क्वेश्चन होना चाहिए। समझ गए ना आप। तो ये तो हो गई मेड इन बिल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर है ना। जो डिस्प्यूट आज अराइज हुआ है ना, इससे पहले की होनी चाहिए, मतलब ये भाई सब चलो मान के चलो आज 1 तारीख है, 1 तारीख को डिस्प्यूट हुआ है ना, तो इससे पहले का होना चाहिए, 1 तारीख से बाद का नहीं। मान लो 1-1.5 साल बाद आपको जरूरत पड़ी तो आप आज लेके पहुंच गए और आई, तो अभी का ही, तो ऐसे नहीं, उससे पहले का होना चाहिए। वो उस बिल में जो भी वो डिकीज बनता वो पहले ही मर गया हो, उससे पहले है ना। ये नहीं कि भाई साहब 1-1.5 साल केस चला, मान लो 5 साल केस चल रहा है, अब 2-3 साल पहले वो मर गई, तो क्वेश्चन तो पहले ही आ गया, तो वो फिर रेलिवेंट नहीं होगी। यहाँ मतलब ये है बिफोर द क्वेश्चन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए। तो सेक्शन 13 जो है, ये कहते हैं कि मान लो को सेक्शन 13 के अंदर कोई चीज लिखी है ना, उनसे रिलेटेड कोई चीज है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई चीज बनाई है, मान लो अब सेक्शन 13 किसकी बात करती थी, कस्टम्स कोई एग्जिस्टेंस करते हैं या नहीं, कोई राइट एग्जिस्टेंस करते हैं या नहीं, ये क्या बात कर रही थी, सेक्शन 13 बात कर रही थी हमारी है ना। फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चंस, यही तो बात कर रही थी सेक्शन 13। तो उसका जो सब क्लॉज 1 था वो ये कहता था, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम है ना। तो any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted और deny है ना। कोई राइट क्लेम करे गए हैं, कोई डिनाई करे गए हैं, असर्टेड करे गए हैं, मॉडिफाई करे गए हैं है ना,
कोई राइट, कोई क्लेम, दो ही चीजों की बात करता था सेक्शन 30। तो उनमें ऐसी कोई चीज करी गई है, व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन इन एनी डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट विच रिलेट टू एनी सच ट्रांजेक्शन एज इज मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 11। तो 13 था, उसकी जगह सेक्शन 11 हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। इसलिए मैंने ये चीज लिखी है, केवल सीक्वेंस चेंज हुआ है क्योंकि वो सेक्शन इधर से उधर हुई हैं, कुछ सेक्शन हटाई, इस वजह से 13 की जगह 11। और जो 13 बात करता है फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, सेम 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बात करता है, उसका क्लॉज 1। तो यहाँ राइट और कस्टम्स को क्लेम करा गया हो या उनकी क्या करी गई हो, मॉडिफाई करा गया हो, उनको किसी राइट को कस्टम को क्रिएट करा गया हो, उनको राइट और कस्टम को, है ना। ये चीज अगर मान के चलो कोई है तो वो भी रेलिवेंट होगी, पर कंडीशन क्या है, वही पहले वाली बात कि ये तो वो मर गया हो या वो खो गया हो या उसकी वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो एविडेंस दे सके, या चौथी बात जो मैंने बताई थी कि भाई साहब उसके अटेंडेंस की उपस्थिति है वो प्रक्योर नहीं की जा सकती, है ना, उपास्त नहीं की जा सकती, हिंदी वर्ड है उपास्त, उसकी उपस्थिति उपास्त नहीं की जा सकती। रीजन क्या था उसका, क्यों नहीं गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा या एक्सपेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो सेक्शन सब क्लॉज 7 भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। ये 13 की मैंने आपको एग्जांपल बताई दी थी, किसी राइट क्लेम जो होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस की बात है। तो ऐसे मान के चलो किसी राइट के बारे में कोई लिख के चला गया हुआ है ना, अब उसकी जो राइट जो स्टेटमेंट उसने बनाई थी वो आज मान लो इस दुनिया के अंदर नहीं है, तो 32 के अंदर वो भी रेलिवेंट हो जाती है। और इज मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सप्रेस फीलिंग रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। जो मैटर इन क्वेश्चन है उसके लिए क्या कर रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा बनाई गई है, वो जो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी मैटर को लेके, तो वो चीज भी रेलिवेंट होगी। व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स, बाय अ नंबर ऑफ पर्सन एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स और इम्प्रेशन, है ना। एक्सप्रेस फीलिंग्स ऐसा करना हो या इम्प्रेशन, मतलब कुछ उसके बारे में बोल रहे हो, एक्सप्रेशंस दे रहे हो उसके बारे में ना, इम्प्रेशन बना रहे हो ऑन देयर पार्ट रेलिवेंट टू दी मैटर इन क्वेश्चन, तो मैटर इन क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा वो पार्ट, है ना। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलो कोई पेंटिंग है, अब कोई दो पेंटिंग को लेके कोई क्वेश्चन है कि ये पेंटिंग जो है, मान के चलो कॉपीराइट वाली बात है कि ये इसकी चोरी की है या नहीं है। अब सपोज करो उस पर बहुत सारे पर्सन ने बनाई है, मान के चलो ये कि ये इससे हुआ मिलती थी या ये इससे, इसमें इतनी चीज अलग थी, ये सब चीज अलग थी। तो ऐसी चीज, है ना, ऐसी चीज क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। और जिन लोगों ने ओपिनियंस बनाई थी वो आज क्या इस दुनिया में या तो है नहीं, या उनको ढूंढा नहीं जा सकता, या उनकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं करी जाती, या वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो एविडेंस दे सके। चार ही चीजें हैं। अगर ऐसी हैं और उनकी कोई बात स्टेटमेंट थी, जो पर्सन नंबर ऑफ पर्सन थे, उन्होंने कोई फीलिंग्स एक्सप्रेशन करी थी किसी मान के चलो फोटो के लिए या किसी और चीज के लिए, किसी विंडो के लिए या किसी और चीज को डिस्प्यूट मान लो, कुछ भी जिसके लिए उन्होंने फीलिंग एक्सप्रेस करी थी अपनी, या इंप्रेशंस दिए थे उनके लिए, तो वो भी चीजें रेलिवेंट हो जाएंगी। पर कंडीशंस क्या बताई मैंने आपको, ये कंडीशन होनी चाहिए वो जो 4 वाली बात है कि उनकी स्टेटमेंट जो है ना वो एज अ विटनेस उन्हें नहीं बुलाया जा सकता, जस्ट बिकॉज कि वो या तो इस दुनिया में है नहीं, या तो भाई सब वो खो गए हैं, उन मिल ही नहीं से ढूंढा ही नहीं जा सकता है। तो मैंने 4 चीजें बताई थी आपको, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उन चारों चीजों को आपको याद रख के इस सेक्शन को पढ़ना है। बहुत बड़ी सेक्शन है ये, और बहुत ही तुम लैंग्वेज पढ़ोगे ना बहुत टफ है, पर देखा जाए तो बहुत इजी भी है। कुछ नहीं है इस सेक्शन के अंदर, सिर्फ मैंने आपको बताया इसकी कीवर्ड, वो चीजें याद रखनी। जब वो चीज होंगी ना तभी सेक्शन 32 आएगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं। अदरवाइज तो जो मृत्युकालिक कथन है, उद्घोषणा, मृत्युकालिक उद्घोषणा डिक्लेरेशन होता है, उद्घोषणा जो है वो क्या आएगी, पिक्चर में ही नहीं आएगी, है ना। अगर व्यक्ति जिंदा ही बच गया तो फिर काहेगी डाइंग डिक्लेरेशन। यह व्यक्ति जो मान के चलो मिल ही जा रहा है, अगर वो आ ही सकता है कोर्ट में बता ही सकता, तो काहेगी डाइंग डिक्लेरेशन, उसको तो भैया प्रॉपर बयान कराएंगे, उसको चेक करेंगे प्रॉपर उसको, है ना। अब जो आ ही नहीं सकता उसके लिए क्या रहे, तो जनरली ऐसा मान के चलते हैं
कि हमारे लॉ में कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो सच ही बोलता है, इसलिए ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि है ना। तो ये मेरी ओपिनियन है, बाकी लॉ सुप्रीम है ना। तो हमने लॉ को ही समझ के पढ़ना है जो लॉ कहता है, और बाकी जो डे बाई डे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं, हमने उनको भी पढ़ना है, और वो चीजें मैं आपके लिए लाऊंगा एज अ पॉइंटर। तो प्री के लिए इसकी जो मैंने क्लॉजेस पढ़ाई और इसकी इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसको करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने 32 को कंप्लीट करा रहा हूँ एक ही बार में आपको, कि कब कब वो रेलिवेंट हो सकती है ना। ओपिनियंस दी गई हैं, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट आ रहा है, उसका भी मैंने एग्जांपल दे दिया, वो भी चीज रेलिवेंट हो जाएगी, है ना। कैसे मैंने दी कॉज ऑफ डेथ हो, है ना, उसमें ट्रांजेक्शंस वाली बात है, सर्कमस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो वो ऐसी ट्रांजेक्शन है, मान के चलो मृत्यु हो गई उसके चलते, है ना। अब सर्कमस्टेंस ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, कई बार उसमें बड़ा डिस्प्यूट चलता है। जैसे मान के चलो कि लड़की का रेप वेप हुआ, वो इतनी गिलानी से थी, उसने मान लो सुसाइड ही कर ली, तो इसको भी सर्कमस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस नहीं लेते हैं। पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेम सर्कमस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस नहीं माना, कि नहीं भाई वो तो उसका रीजन और था। पर इससे रिलेटेड अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत सारी पहले जो जजमेंट्स थी, जो मेन कीवर्ड है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा आगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उनको देख लेते हैं ना, जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। मृत्युकालिक उद्घोषणा क्या होती है, क्या होती है मृत्युकालिक उद्घोषणा। तो इट इज द स्टेटमेंट बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ डेथ, है ना, or as to any of the circumstances resulting in his death, it become relevant under section 32 of Indian Constitution। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि स्टेटमेंट होती है, अब वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, और जिसका कारण क्या हो, डेथ हो, है ना। और सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जिसके रिजल्टिंग ऐसा निकले कि वो उसकी डेथ हो गई है, ट्रांजेक्शंस ऐसी हो, है ना, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। इट इज एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ हियरसे, है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये एक्सेप्शंस किसका होता है, 32 डाइंग डिक्लेरेशन हियरसे एविडेंस का, एंड मेक एडमिशन द स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज वेदर द डेथ इज होमिशियल और सुसाइड, है ना। अब चाहे तो वो भाई साहब किसी मानव के द्वारा वो मारा गया हो, या उसने खुद सुसाइड करी हो, है ना, तो जो वो डिक्लेरेशन बनाएगा वो इसकी हियरसे की एडमिसेबल होगी, है ना, एज अ एक्सेप्शंस, प्रोवाइड दैट द स्टेटमेंट रिलेट टू द कॉज ऑफ डेथ और एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू हिज डेथ, है ना। परंतु उसकी जो 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 ये जो स्टेटमेंट है ना, उसकी वो डेथ से रिलेटेड होनी चाहिए, या उसकी डेथ किस वजह से हुई है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हुई है, उससे एग्जिबिट कर रही हो, है ना, तभी तो रेलिवेंट होगी। और ये चीज हमें बताई किसने है, शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये चीज, अगर एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ हियर से है ये 32, ये किसमें बताया गया है, शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट, है ना, 1984 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, उसके अंदर ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना। डाइंग डिक्लेरेशन बाय होम टू बी रिकॉर्डेड, अब ये क्वेश्चन और निकल के आया जो मैं बताया था भैया, कि कौन रिकॉर्ड करेगा डाइंग डिक्लेरेशन। मन में क्वेश्चन तो आया ही भैया, जैसे 164 मान लो कि भाई साहब मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं, है ना, वैसे ही मैंने बताई थी आपकी जुडिशियल कन्फेशन मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मैंने बताई थी आपको, है ना। अब सेम इसी तरह से डाइंग डिक्लेरेशन बाय होम टू बी रिकॉर्डेड, किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी भैया, है ना, जो मृत्युकालिक उद्घोषणा है वो किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, है ना। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी सर्टिफाइड बाय अ डॉक्टर। तो भाई साहब हमेशा ये नेसेसरी नहीं होगा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसका जो सर्टिफिकेट हो वो डॉक्टर के द्वारा दिया है, बिफोर रिलायंस कुड बी प्लेस ऑन द सेम, है ना। बट देन in the absence of any such certificate, the court should be satisfied that from the material on record it is safe to place reliance on such
अनसर्टिफाइड डिक्लेरेशन। तो ये तो बात कर दी भाई साहब कि भाई साहब डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो मानी नहीं जाएगी, पर हाँ ये वाली भी बात बता दी कि भाई साहब डॉक्टर के अब्सेंस में मान लो बगैर सर्टिफिकेट है तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा इस बात का, है ना। और कोर्ट को क्या चाहिए होगा इसमें कि भाई साहब उसको जो जो मटेरियल जो है रिकॉर्ड है जिस परिस्थिति जिनके सामने वो बनाया गया उनको क्या करे, अच्छे से चेक कर ले, है ना, अच्छे से उनको सेटिस्फाई कर ले अपने आप को कि जो मटेरियल जो रिकॉर्ड है वो सेफ टू प्लेस रिलाई ऑन सच अनसर्टिफाइड डिक्लेरेशन। जो अनसर्टिफाइड डिक्लेरेशन हो जाएगी जब बता दिया डॉक्टर के सामने नहीं हुई है ना, सर्टिफाइड वाला नहीं हो। तो ये हमें बताया किसने, चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2003 सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसके अंदर ये बताया कि भाई साहब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि भाई साहब जो डाइंग डिक्लेरेशन हो वो डॉक्टर के सामने ही हो, वही रिलाई करेगी जिसमें डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया ना, नहीं भी हुई है डॉक्टर के सामने कहीं और भी हो गई है तब भी, पर इसमें सिर्फ ये देखा कि भाई साहब एक्चुअल में क्या एडिशनल इफेक्ट जो होगा ना वो जिसमें सर्टिफिकेट होगा उसमें एडिशनल इफेक्ट रहेगा थोड़ा ज्यादा, है ना, इसमें कम रहेगा, पर इसमें भी कोर्ट फैक्ट को जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड जो होंगे उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे उन चीजों को देख के करेगा और रेलिवेंट इसके अंदर भी होगा, है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं जो लेटेस्ट जजमेंट है ना। ये केस भी कहो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, there is no rule to the effect that a dying declaration is inadmissible when it is recorded by a police officer insist of magistrate। तो ये यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन इनएडमिसिबल अस्वीकार हो जाएगी अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बनाई गई है, पुलिस वाले के सामने बनाई गई है। Although a dying declaration ought to ideally be recorded by a magistrate। हाँ ठीक है ये कि भाई साहब आइडली वाली बात, आदर्श वाली बात है कि ठीक है जनरली मतलब मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, पर अगर नहीं हुई है, अगर मान लो नहीं हुई है पुलिस के सामने हुई तो इट कैन नॉट बी सेड दैट डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय पुलिस पर्सनल आर इनएडमिसिबल फॉर दैट रीजन अलोन, कि ये सिर्फ पुलिस वाले के सामने हुई है मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई है इसलिए ये इनएडमिसिबल है, मतलब अस्वीकार है, ऐसा नहीं कह सकते। रेलिवेंट वो भी है। The issue of whether a dying declaration recording by the police is admissible must be decided after considering the fact and circumstances of each case, है ना। तो जो पुलिस के सामने हुई है डिफरेंट केस के रिगार्डिंग क्या होगा, उसकी फैक्ट हो गए जो वो चीजों को देखे, हर केस का अपना अपना फैक्ट होता है। अब पुलिस के सामने की तो उसकी वो ग्रेविटी देखेंगे कितनी क्या है ना, उसके हिसाब से डिसाइड हो गया। और ये कहा किसमें क्या गया, द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एलियास पांडव राय 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस की मैं अगर आपको स्टोरी और अगर आप इंटरेस्ट अगर चाहो तो मैं आपको इसका इंटरेस्ट बढ़ा दूं बड़ा सिर्फ में कि एक्चुअल में क्या करा इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो क्या करा, पनिश कर दिया। हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पनिश कर दिया किस बेसिस पे, डाइंग डिक्लेरेशन बेस पे, क्योंकि इसमें जो लड़की थी वो पूरी तरह से जल गई थी और उसने डाइंग डिक्लेरेशन जब उसका मेडिकल हुआ तो जो मेडिकल हुआ वो रेप का से रिलेटेड कुछ हुआ ही नहीं, उसमें उसकी मृत्यु बता दी कि सेप्टिमिशिया मतलब उसको जो क्या होता इन्फेक्शंस हो गए थे बहुत सारे जलने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पर एक्चुअल में उसने पुलिस वाले के सामने अपने ये बयान दिए थे कि मेरे को ऐसे ऐसे करके पहले रेप करा गया, फिर ऐसे ऐसे करके चीजें जलाई गई हैं जो भी हैं ऐसे करी गई थी। तो इस डाइंग डिक्लेरेशन को पुलिस के सामने जो की गई थी उसी को पूरा होलसेल बेस बनाते हुए इसको क्या करा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो क्या कर दिया, पनिश कर दिया। भाई हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब जो उसकी मृत्यु हुई है ना वो तो दूसरी वजह से हुई है, रेप की वजह से तो हुई नहीं, रेप तो उसके मेडिकल में भी नहीं आया हुआ है। तो हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब स्टेट चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब ये बात कही कि ठीक है भाई मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए, मान लो नहीं हुई पुलिस के सामने हुई है तो उसकी फैक्ट देख के तो समझ में आ रहा है भाई उसमें डाइंग डिक्लेरेशन, उसमें कोई सर्टिफिकेट डॉक्टर के सामने देने वाली बात नहीं की, डॉक्टर ने नहीं करा मेडिकल, और उसने पुलिस को तो ये चीज बताई हुई है मरने से पहले और वो मर गई है आज, ऐसे ऐसे करके उसका रेप हुआ है फिर ऐसे ऐसे करके उसको जला के मारा है, तो बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। यही तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। ये तो वो मृत्यु का कारण रहा हो सेम, अगर ये उसकी वजह से मृत्यु हो गई हो
तो भाई उसकी जलने जो तुम लोगों ने जलाया है उसको, उसकी वजह से तो उसको मौत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया। आई होप बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो आप अच्छा केस है, ये मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा केस है, आप इसको पढ़ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आदर्शता ठीक है, आइडियली हम मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, पर अगर मान को चलो पुलिस के सामने हुई तो ये थोड़ा कहते हैं कि वो अस्वीकार है, उसकी मतलब कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है इसका वेटेज थोड़ा कम होगा, पर सारे फैक्टर को देखने के बाद इसे भी एज अगर कन्विक्शन के लिए ये पर्याप्त है तो इसके ब्याह पे भी कन्विक्शन की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। व्हाट इज एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अब देखो मैंने कहा था कितनी वैल्यू इसकी एविडेंसरी है ना, साक्ष्यिक वैल्यू कितनी है इसकी, तो कितनी है। Conviction in murder case on the basis of truthful dying declaration even made to SI or police and to the parents and not even to the magistrate is sufficient to convict the accused if there were other circumstantial evidence to support it. एविडेंसरी वैल्यू इसकी इतनी है कि ये किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है, कन्विक्शन भी करा सकती है। डजंट मैटर कि वो बेशक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई, पर वही वाली बात है कि इसके साथ साथ कुछ क्या हो जाए, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस मिल जाए जो उसको सपोर्ट कर रहे हों, है ना। मान के चलो कोई लड़की ने, अब यही एग्जांपल ले लेते हैं, रेप वाला के रेप के चलाई है, मान के चलो जहां पे रेप हुआ है और सारी चीजें उनसे रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस एविडेंस मिल जा सकते हैं। मान लो जिस चीज से उनको जलाया था, जो चीजें डाली हैं, वो सारे फैक्ट अगर सपोर्ट कर जाते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन में समस्या क्या है, कन्विक्शन की जा सकती है। तो एविडेंस की वैल्यू इसकी ये है कि सिर्फ इसके बिहाफ पे ही, कि इसी को बेस बना के भी कन्विक्शन की जा सकती है, पर नीड सम सर्कमस्टेंस एविडेंस टू सपोर्ट इट, जिसको सपोर्ट करते हो। अब एक यहीं पे बात करते हैं नॉट इवन टू द मजिस्ट्रेट, जो बात इन्होंने यूज की है ना कि एसआई ऑफ पुलिस के सामने करी हो, टू द पेरेंट्स नॉट इवन दी मजिस्ट्रेट, उसके पेरेंट्स के सामने, पर मजिस्ट्रेट के सामने न की गई, तो क्या होता है इससे थोड़ा सा क्या होता है, एडिशनल इफेक्ट है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। और मजिस्ट्रेट के सामने होता है तो उसका एडिशनल इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। वो उसमें थोड़े से ये एविडेंस वगैरह ना भी हो ना तब भी कोर्ट कंसीडर कर जाता है, पर इनमें तो एविडेंस देखता ही देखता है ना, कि स्टेट ऑफ माइंड क्या रही हो, किसी की जानबूझ के फंसाने की रही हो, कई बार ऐसी चीजें भी देखी गई हैं, है ना। तो सिर्फ इतना है। तो एविडेंसरी वैल्यू क्या है इसकी डाइंग डिक्लेरेशन की, ये है। और ये मैं बताया किसमें, जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट 1979 सुप्रीम कोर्ट का केस है AIR। इसके अंदर ये चीज हमें बताई कि वो मजिस्ट्रेट के सामने न दी गई हो, बेशक पुलिस के सामने दी गई हो और उनके पेरेंट्स के सामने दी गई हो, वो भी कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट है, पर कुछ सर्कमस्टेंस एविडेंस है जो उसे सपोर्ट कर रहे हो, है ना। ये बहुत काम आने वाली है चीजें आपके मीन्स के लिए, और जो जो अगर एडवोकेसी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही काम आने वाली है ना। आप लॉ कर रहे हो तो आपके लिए भी काम आने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट नेसेसरली बी मेड टू अ मजिस्ट्रेट, है ना। अब जो मैंने बताई थी कि कोई ऐसा लॉ है क्या कि मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, पुलिस के सामने ही होना चाहिए, या किसी डॉक्टर के सामने होनी चाहिए, तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के ही सामने होगी, या डॉक्टर के ही सामने होगी, या किसी अननोन पर्सन के सामने होगी, या किसी फैमिली पर्सन के सामने, किसी के भी सामने हो सकती है, और इसका ऐसा रिलेटेड कहीं लॉ नहीं है। और मान के चलो अभी इस जजमेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट 2002, इसी में ये भी बता दिया कि सपोज करो मान के चलो मजिस्ट्रेट के सामने कोई डाइंग डिक्लेरेशन हो रही है, स्टेटमेंट, है ना। तो ये भी जरूरी नहीं कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्म में होगी वो, ये भी कहीं किसी लॉ में नहीं बताया गया है, किसी स्टेचुरी में कहीं स्पेसिफाई नहीं करा कि ये उसका क्या फॉर्म होगा, डाइंग डिक्लेरेशन कैसे होगी, कि क्वेश्चन फॉर्म में होगी या मतलब पैरा फॉर्म में होगी, कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा कहीं भी, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। Consequently, what evidential value or weight has to be attached to such a statement necessarily depend on the fact and circumstances of each particular cases. तो उसकी जो वेट है, उसकी वैल्यू है, वो क्या करेगी, हर एक केस टू बाई केस पर्टिकुलर क्या होगी, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगी। भाई अलग अलग जैसी सर्कमस्टेंसेस, जैसी स्टेटमेंट दी गई है उसी हिसाब से तो करेगी डिपेंड। अब एक केस ये है कि भाई साहब आज रेप हुआ है, 10 साल बाद लड़की सुसाइड कर रही है,
तो ये फैक्ट है। और ये कि आज सुसाइड हुआ, 2 साल बाद लड़की मान लो सुसाइड कर ले रही है, तो ये फैक्ट अलग हो गया। तो ये ग्रेविटी जो उसकी है ना, उसी हिसाब से उस जो उसका वेट होगा ना वो बढ़ाएगा। What is essentially required is that person who record a dying declaration must be satisfied that the deceased was in a fit state of mind, है ना। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है इसकी कि डाइंग डिक्लेरेशन की? तो पहली वजह सिर्फ यही है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड देखा जाएगा। मैंने आज भी एक जजमेंट पढ़ी जिसके अंदर जो लेडी थी ना वो 100% बर्न हो गई थी, 100%। डॉक्टर ने रिपोर्ट में 100% उसको बर्न बताया हुआ है, उसने डाइंग डिक्लेरेशन की हुई है। और उस डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को रेलिवेंट माना, क्योंकि उसका स्टेट माइंड था इस कंडीशन में कि वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रही थी, वो चीजों को समझ रही थी और उन चीजों को बता रही थी। ये है इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जो बात कही है, व्हाट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट द पर्सन हु रिकॉर्ड्स अ डाइंग डिक्लेरेशन must be satisfied that the deceased was in a fit state of mind, है ना। ये जो बात है ना स्टेट ऑफ माइंड, ये बात बताई, तो स्टेट ऑफ माइंड का होना चाहिए। डजंट मैटर उसको कितनी इंजरी आ गई है, कितना क्या है, वो समझ रहा है, वो उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो उस चीज को बता पा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में है वो, तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, वैलिड है, स्वीकृति है, वो एडमिसेबल है। और ये हमें बताए, ये सारे पॉइंटर्स जो हमने आपको बताए थे कि मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई मजिस्ट्रेट के सामने अगर हो रही तो उसका कोई फॉर्मेट होगा, है ना, स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी फॉर्म फॉर सच रिकॉर्डिंग। ये सारी चीजें नेसेसरी मेड टू दी मजिस्ट्रेट, और उसका वेट और वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें हमें किसने बताई, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट, AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट। तो ये पॉइंट वहां से निकाल के, और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे प्री के अंदर। ये पूछ लेगा कि क्या ये नेसेसरी है कि मजिस्ट्रेट के सामने ही बनाई जाए, ऐसा लॉ में कहीं लिखा है, पूछ सकता है। ये पूछ लेगा कि भाई साहब चलो मान के चलो कोई एक स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने हुई, तो वो किस फॉर्मेट में होगी। कहोगे यार ऐसा तो नहीं कोई फॉर्मेट डिसाइड करोगे, ये फॉर्म होगा इसके लिए और इसी तरीके से लिखी जाएगी। क्वेश्चंस तो आपके अंदर डाउट आ सकता है। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा ना, फिर आपको डाउट नहीं आएगा। तो ये तो हमें बताया किसने, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट, AIR इसके अंदर बता दिया, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की, जो है वो ये है कि सॉरी, डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी और इन क्वेश्चन टू आंसर फॉर्म। मान के चलो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके आगे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होगी वह वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आंसर फॉर्म में, ये मान लो किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। तो जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमीर अली है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमीर अली है, इस सेक्शंस के अंदर हमें यह बताया गया कि नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। तो ऐसी कोई आवश्यक रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो जो रिकॉर्ड होगी वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में ही होगी, तभी एडमिसिबल होगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो तब भी ओके है, नहीं हो तब भी ओके है, एडमिसिबल तब भी होगी। बस उसकी 4 कंडीशन जो मैंने आपको बताई, अगर वो फुलफिल हो जा रही और जो मैंने वो सब क्लॉज बताए हैं उनके फॉर्म में अगर ये चीजें हैं तो वो एडमिसिबल होगी। ये हमें बता दिया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमीर अली में। Only because it is not recorded in question and answer from it cannot be discarded। ये बता दिया हमें किसने, गणपत वर्सेस स्टेट 1993 सुप्रीम कोर्ट। मैंने बता दिया कि मान के चलो सिर्फ ऐसा है कि भाई साहब क्वेश्चन ऑन फॉर्म में है नहीं है, तो इसलिए भाई साहब उसको क्या है, इनएडमिसिबल नहीं बता देंगे, उसको डिस्कार्ड नहीं कर देंगे, फेक नहीं देंगे उसको। सिंपल सा समझ लो, डिस्कार्ड मतलब हटा नहीं देंगे उसको कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये क्वेश्चन और उसमें फॉर्म में नहीं है। तो ये बताया हमें गणपत में। तो ये सब आपके प्री के क्वेश्चंस हैं, मैंने इसीलिए आपको 1 लाइनर में डाला है और लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आपके लिए। इट मस्ट जनरली बाई इन क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम बट द फैक्ट दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू सेंटेंस इन
actual word of maker would not be a ground to doubt its reliability. राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट AIR, है ना। अब मान लो कि जनरली क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होनी चाहिए, बट द फैक्ट दैट इज कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेंटेंस इन एक्चुअल वर्ड ऑफ मेकर वुड नॉट बी ग्राउंड टू डाउट इट्स रेलेबिलिटी। मान लो अब कुछ क्वेश्चन फॉर्म में है, कुछ नहीं है क्वेश्चन फॉर्म में, कुछ पैरा में लिख दिए, तो ये डाउट उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं करेगा, रिलायबिलिटी उसकी नहीं हो जाएगी खत्म उसकी। ये बात बताई हमें किसने, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड इफ ओरिजिनल डाइंग डिक्लेरेशन नॉट फाउंड ऑन रिकॉर्ड। क्या होगा अगर ओरिजिनल डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है। अब रिकॉर्ड मान के चलो कि डाइंग डिक्लेरेशन करी है, आईओ ने ली है डाइंग डिक्लेरेशन या मजिस्ट्रेट साहब ने ली है डाइंग डिक्लेरेशन, पर वो जुडिशियल फाइल में मिल ही नहीं रही है ना। अब क्या होगा, ओरिजिनल जो डाइंग डिक्लेरेशन मान लो चाहे उसने रिटर्न में लिख के दी हो किसी चीज पे या किसी चीज के थ्रू रिकॉर्ड हुई हो, अब वो रिकॉर्ड में ही नहीं है। अब क्या होगा, अब तो सिचुएशन आ गई, इफ द डाइंग डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर, है ना, यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया पुलिस ऑफिसर, मान लो पुलिस ऑफिसर के द्वारा यूज करी गई हो, वाज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर बट द ओरिजिनल इज नॉट फाउंड ऑन रिकॉर्ड, पर ओरिजिनल नहीं मिल रही है, ना तो आईओ साहब के पास ही मिल रही है, ना जुडिशियल फाइल में मिल रही, वो पता ही नहीं चल रही कहाँ खो गई। एंड द ऑफिशियल हु रिकॉर्डेड इट वाज नॉट एग्जामिन, है ना, और जो ऑफिसर है जिसने इस चीज को रिकॉर्ड करा था उसको एग्जामिन भी नहीं करा गया एज अ विटनेस। सच डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस एंट्री इन केस डायरी एज टू द सेड ओरिजिनल डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी एडमिटेड। तो भाई साहब इस पूरी लाइन का मतलब ऐसा है कि जो ओरिजिनल डाइंग डिक्लेरेशन है, मान लो अगर वो नहीं मिल रही है और कोई पुलिस वाले ने उसको रिकॉर्ड करी है, तो पुलिस वाले को अगर एज अ विटनेस अगर एग्जामिन कर लेते हैं तो वो रेलिवेंट हो सकती है, अदरवाइज उसकी डाइंग डिक्लेरेशन की कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होगी, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी। और अगर मान के चलो एक क्वेश्चन और इसके आ गया था, आईओ ये कहे कि नहीं हमने डायरी में एंट्री करी थी जिस दिन इसकी हमने डाइंग डिक्लेरेशन करी थी, तो भाई साहब एंट्री आपने करी थी पर आप क्या हो, जिंदा हो, है ना, और जो व्यक्ति ने करी थी डाइंग डिक्लेरेशन वो मर गया और उसका रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि कोर्स ऑफ बिजनेस की तरह मैंने एंट्री करी है, तो देखो ये बात तो सही है, ठीक है ओरिजिनल नहीं मिल रही है पर मैंने तो एंट्री कर रखी है, इसका मतलब है मैंने रिकॉर्ड करी थी तो उसे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, कैन नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस, तो उसे यूज ही नहीं करता। ये हमें बताया किसने, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट। ये बात भी हमें बताई किसने, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट 1998 सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हमें बता दी। ये हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। नेक्स्ट देख लेते पॉइंटर, ओरल डाइंग डिक्लेरेशन। मान के चलो ओरल डाइंग डिक्लेरेशन करी गई तो उसका क्या होगा स्टेटस, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। अब ओरल डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर ले, व्हेन द कन्विक्शन ऑफ एक्यूज इज सॉट टू बी बेस्ड ऑन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, है ना, कन्विक्शन ऑफ एक्यूज इज सॉट टू बी बेस्ड ऑन ओरल डाइंग, मतलब पूरी तरह से जो बेस्ड है उसकी ओरल डाइंग डिक्लेरेशन पे, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द डिगीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस। तो जो एग्जैक्ट वर्ड है वो सेम के सेम वैसे ही होने चाहिए, रिप्रोड्यूस वैसे के वैसे ही होने चाहिए। ये हमें बताया किसने, दर्शना देवी वर्सेस स्टेट 1996 सुप्रीम कोर्ट। अगर उसके उसी के बेस पे है तो जो डिकीज के जो वर्ड जो है वो डिट्टो वैसे के वैसे ही होने, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द डिकीज मस्ट, मतलब डिकीज ने बोला कुछ है, आपने रिकॉर्ड कुछ करा है, डिकीज बोल कुछ रही है, आप लिख कुछ रहे हो, ओरल का मतलब ये भी तो हो गया कि वो डिकीज बोलती जा रही है आप लिखते जा रहे हो, ऐसे भी तो कहेंगे हम ओरली। तो वो जो वर्ड एग्जैक्ट जो उसने बोले हैं ना वही होने चाहिए, ये चीज जरूर चेक करेंगे। और ये किसने बताया, मैं दर्शना देवी वर्सेस स्टेट के अंदर बताया। व्हाट हैपेंड इफ मेकर ऑफ स्टेटमेंट अलाइव, ओहो देखो कैसी स्थिति आई आपके सामने, पोजीशन कितनी अच्छी। अब मान के चलो मैंने जो आपको बताई थी कि जो स्टेटमेंट बना रहा है डाइंग डिक्लेरेशन की, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, और मान लो डॉक्टर ने बचा लिया। अब जो स्टेटमेंट बना रहा था वो जिंदा बच गया, अब जिंदा बच गया तो डाइंग डिक्लेरेशन में तो नहीं जाएगी क्योंकि मैंने आपको बता दी है, वो चार ही कंडीशन है तभी जाएगी। ये तो भाई सब मर गया हो या भाई सब वो खो गया हो। अब ना तो ये भाई सब खोए हैं ना भाई सब ये मरे हैं, ये तो आ सकते हैं कोर्ट की, तो ठीक हो गए।
जिंदा है और सारी चीजें समझ भी रहे हैं, कैपेबल भी हैं। द स्टेटमेंट मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ डेथ। एंटिसिपेशन ऑफ डेथ का मतलब होता है पूर्वानुमान, उनको ऐसे मृत्यु का पूर्वानुमान था। इफ मेकर डिड नॉट डाई, अब वो मरे नहीं, उनको लग रहा था मर जाएंगे पर वो मरे नहीं, इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब जो स्टेटमेंट दे रहा था एंटिसिपेशन ऑफ डेथ में, जो पर्सन, वो मान के चलो जो बंदा है वो बच गया, वो मरा नहीं, तो उसकी जो ये उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो एडमिसिबल नहीं होगा एज अ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बट इट इज एडमिसिबल। ऐसा नहीं कि उस स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, भाई साहब आदमी अगर बच गया तो ऐसा नहीं उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, बट इट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फॉर कोरोबोरेशन। वो बच भी गया है तब भी उस जो क्वेश्चन उसका राइज हो, जैसे उसने मारा है, जो उसने लिखा था जो चीज जिसकी वजह से, तो उसको एज अ 157 के अंदर एडमिसिबल कर लेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एज अ कोरोबोरेशन, कि वो कोरोबोरेशन है उस चीज का। और ये मैं बताया किसने, गजूला सूर्या प्रकाश राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। तो एक क्वेश्चन तो यहां से आपका बनता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आईएमपी है ना, ये बनता ही बनता है। मान के चलो जो स्टेटमेंट बना रहा था और वो बच गया, तो क्या उसकी स्टेटमेंट एडमिसिबल है? हाँ जी एडमिसिबल है। एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं है, पर एज अ सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसिबल है फॉर कोरोबोरेशन, है ना। हालांकि आपके एक्ट के अंदर तो ये चीज नहीं लिखी हुई है, पर ये चीजें हमें देखो इतनी सारी कहां से मिल रही है, जजमेंट के थ्रू मिल रही है। तो जजमेंट पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए। मेंस और प्री की तैयारी मैं इसीलिए करवा रहा हूं, आप ये जजमेंट्स कोड कर सकते हैं मेंस के अंदर। अगर इससे रिलेटेड डायनामिक क्लासेस से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह की जजमेंट लिखेंगे ना, भर भर के नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलिवेंट फॉर अनदर डिकीज। क्या जो मृत्युकालिक उद्घोषणा है वो रेलिवेंट है अनदर डिकीज के लिए भी? हो सकता है कि भाई साहब एक ही केस में कई डिकीज रहे हों, बहुत सारे लोग रहे हों। अब एक बंदी लिख रहा हो कि हम ऐसे ऐसे थे, 4 लोग, फिर उस आने आग ही लगा दी, है ना। तो अब मान के चलो ये व्यक्ति एक मर गया, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मर गया, वो मान के चलो स्टेटमेंट नहीं कर पाया, तो उस व्यक्ति के लिए भी इसकी रेलिवेंट हो जाएगी। क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो when a dying declaration relating to circumstances of the transaction which resulted in death of a person making, है ये transactions which result in the death of person making the declaration are integral part of circumstances resulting in death of any other person, such dying declaration has relevant for death of such other person. तेजराम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015 सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे समझ लो ये A B C D ये 4 लोग थे। अब इसको E ने क्या करा, एक बंद जगह में करके आग लगा दी। अब ये जल गए सारे। अब एक ही डाइंग डिक्लेरेशन हुई, उसने बताई कि हम ऐसे ऐसे करके B C D थे और ऐसे करके E व्यक्ति ने ऐसे ऐसे आग लगाई और ऐसे ऐसे करके हमारे ऊपर लगा दी। अब ये बंदा सारो सीरियस है, ठीक है, ये थोड़ा कम सीरियस था, ये लोग ज्यादा सीरियस हैं। अब ये तो तीनों मर गए बेचारे। ये था, ये जो व्यक्ति है ये था, तो इसने जो डाइंग डिक्लेरेशन दी है ना, वो इनके बिहाफ पे भी दी है कि इनको भी इसने ही जलाया, तो इनके लिए भी इसकी जो एक ही जो स्टेटमेंट है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, इनके बिहाफ पे भी इसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ये कहना चाह रहा है तेजराम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015 सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा, और आपको हर एक जो मृत्युकालिक उद्घोषणा डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि किसके सामने होनी चाहिए, क्या एविडेंसरी वैल्यू है इसकी, एडिशनल इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें किसी अनदर के लिए यूज होगी कि वो नहीं होगी। अगर वो जो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा था मान के चलो वो जिंदा बच गया, तब क्या स्थिति होगी, ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो गए होंगे। अब जैसा कि हम
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते आए हैं, तो वो हम कर लेते हैं। प्रोविजन सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस आर अट्रैक्ट व्हेन व्हाट इज नॉट ट्रू। बताओ 32 कब भाई साहब अट्रैक्ट में आएगा और कौन सी बात जो नीचे लिखी गई है उनमें से सही नहीं है। तो द कॉज ऑफ डेथ इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन, रिक्वायर है, बिल्कुल सही बात है, पहली बात सही है। दूसरी बात देखो, द डिकीज स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ, उसकी स्टेटमेंट किससे होनी चाहिए, कॉज ऑफ डेथ या फिर सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ। जो मैंने बताई थी कि उसकी जो ट्रांजैक्शन जो उसकी जो सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिससे उसका डेथ का कारण हो। दूसरी बात भी सही है, टू सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड विद दैट, टू सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड विद दैट। बताओ ये बात सही है कि नहीं, सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड विद दैट। अरे इससे पहले ऊपर ही मैंने ये बात लाइन बोल दी आपको, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। और बचा कौन सा, यही वर्बल स्टेटमेंट इज नॉट अज्यूमेबल। मैंने क्या कहा था, ओरल और वर्बल स्टेटमेंट होनी चाहिए। पहला ही लेक्चर शुरू करते ही ये बात हुई थी कि वर्बल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। तो कुछ चीजें तो कॉन्सेप्ट से याद रखना चाहिए आदमी को, कि जो आदमी मर रहा है वो लिखने की पोजीशन में होगा तो बोलने की पोजीशन में हो, क्या पता। तो इस टाइम पे तो ऐसी चीज होनी चाहिए भाई साहब की वो जो कहे तुरंत रिकॉर्ड हो जाए इसकी, तो वही वाली बात है। तो ये तो यहां से आंसर मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो गया डी। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द डाइंग डिक्लेरेशन नॉट एडमिसिबल इफ, एविडेंस एक्ट के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन जो है मृत्युकालिक घोषणा है एडमिसिबल नहीं होगी अगर, इनमें से देखो कब नहीं होगी, इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड हो तब नहीं होगी, होगी बिल्कुल। इट्स रिलेट टू एनी ट्रांजेक्शन ऑफ डेथ, इट रिलेट्स टू एनी ट्रांजेक्शन ऑफ डेथ। बताओ, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट इन द कोर्ट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, नन ऑफ द अबव। कौन सा है, ए बी सी डी, कौन सा है बताओ। एविडेंस एक्ट के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होगी अगर वो कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड हुई। अरे भाई कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड होगी तभी वो बनेगी डाइंग डिक्लेरेशन। इट रिलेट्स टू बी एनी ट्रांजेक्शन ऑफ डेथ, बिल्कुल ट्रांजेक्शन ऑफ डेथ होगा तभी बनेगी वो। द पर्सन मेकिंग दिस स्टेटमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, मैंने कहा कैपेबल ही नहीं भाई साहब, उसका स्टेट ऑफ माइंड, यही तो मैं समझा रहा था, स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं। अब कोर्ट की नॉलेज में ये है कि भाई साहब इसका तो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं था डाइंग डिक्लेरेशन देने का, कॉम्पिटेंट ही नहीं है ये, तो क्या होगी वो एडमिसिबल नहीं होगी। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। एडमिशंस आर, एडमिशंस क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, मे ऑपरेट एज स्टॉपल, ऑलवेज इरेलीवेंट, क्या कंक्लूसिव प्रूफ है एडमिशन, याद करो। मे ऑपरेट एज स्टॉपल, क्या इनको ऑपरेट एज स्टॉपल यूज किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। ऑलवेज इरेलीवेंट, हमेशा एडमिशन इरेलीवेंट ही होंगे। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो भाई मैंने सेक्शन 33 से 31 से ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा था कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे ऑपरेट एज स्टॉपल, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो पहली बात गलत, दूसरी गलत, तीसरी ये कौन सी है, बी आंसर होगा इसका। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल, इनमें से जो नीचे दिए हैं डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल हो गए इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली। क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन यूज होगी, ये लेक्चर में नहीं बताया मैंने आपको, ना वहां आया, अब आप दिमाग लगाओ। इन सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली, पर मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया था केसेस, बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इन सिविल प्रोसीडिंग ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सिविल प्रोसीडिंग्स में होगी पर परमिशन के साथ होगी, केवल सिविल प्रोसीडिंग्स में होगी, केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होगी, सिविल में भी हो सकती है, क्रिमिनल में भी हो सकती है। बताओ इसका आंसर, आंसर इज सी। मैंने वहां केसेस वर्ड यूज कर रहा हूं, केसेस में सिविल और क्रिमिनल दोनों हैं। डाइंग डिक्लेरेशन आपकी सिविल के अंदर भी यूज हो सकती है और क्रिमिनल के अंदर भी एडमिसिबल होगी, दोनों के अंदर एडमिसिबल होगी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सत्य है? एडमिशंस आर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड है कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर? बिल्कुल नहीं है। नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर बट may ऑपरेट एज estoppel अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बताओ, कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है पर सर्टेन प्रोविजन के अंदर इन्हें एज अ estoppel यूज किया जा सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड एंड ऑलवेज ऑपरेट एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर। तीसरी बात जो है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड एंड ऑलवेज ऑपरेट एज estoppel। बताओ, कंक्लूसिव प्रूफ है ऑफ द मैटर का और एडमिटेड है, ऑलवेज ऑपरेट एज estoppel। नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज क्या है? आंसर सी तो है नहीं, है ना? सॉरी, सी तो है नहीं ना, डी है, तो आंसर इज बी, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। क्या हुआ? नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर बट मे ऑपरेट एज estoppel अंडर सेक्शन, मैंने बताया था 115 के अंदर estoppel की तरह यूज होगा। ये सेक्शन जो बताई थी मैंने 31 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज के। जो ये क्वेश्चन मार्क था ये सॉल्व हो गया पूरा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना है, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें। प्रिजम्पशंस मैंने आपको पढ़ा दी है, प्रिजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं उसी के एग्जाम्पल देने हैं, और आपको प्रिजम्पशंस में क्या अंतर होते हैं, काइंड्स उनके कितने प्रकार है, प्रिजम्पशन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस क्या है, उसी से रिलेटेड आपको इसको लिखना है। मैंने आपको हिंट दे दी है, स्टार्टिंग के अंदर ये चीज दी है, एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी प्रिजम्पशन से रिलेटेड। इसके ऊपर आप लिख के लाएंगे और मैं कल लिखाऊंगा, फिर आप इसको कंपेयर कर लेना, है ना? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे और सेक्शन 32 ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ है। लेटेस्ट जजमेंट जो आएंगी वो आपको पढ़नी है और इससे जोड़ के पढ़ते रहना है और इस वीडियो को देखते रहना है। कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए हमेशा इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड फॉर पीडीएफ। अगर आपको इसको चाहिए है तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। जो इसकी पीडीएफ है वो आप फ्री में मिल जाएगी। जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है वो मेरा ये लीगल गाइड 360 का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। इसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है स्पेशल तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हाँ, तुरंत मैं हो सकता है आपका रिप्लाई ना दे पाऊँ क्योंकि बहुत सारा बिजी शेड्यूल है मेरा, तो उसके चलते हो सकता है मैं तुरंत आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ, पर हाँ रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर एक नए सेक्शंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।